हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमारे द्वारा जल का वितरण का अध्ययन किया गया था। अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। महासागरीय परिसंचरण, महासागरों में जल का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, या महासागर में जल किस प्रकार से या क्या क्या जल में दिखाई देती हैं चीज़ें, उसका अध्ययन हमारे द्वारा देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। बच्चों, उससे पहले दो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे, ये पेज नंबर 33 पर, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर खुद लिखने का प्रयास करना। आपकी दृष्टि में जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको खुद को लिखकर बतानी है मुझे। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाएं। अपने घर में कैसे जल संरक्षण किया जा सकता है और अपने स्कूल में कैसे जल का संरक्षण किया जा सकता है। जस्ट ओनली आपको जो समझ आता है, जैसे भी आपको लगता है कि इस तरह से जल का संरक्षण किया जा सकता है, या जो आपने देखा है, सुना है, उसके बारे में लिखकर मुझे बताइएगा। इन दोनों क्वेश्चन को करके मुझे बताइएगा। अब हम महासागरीय परिसंचरण पर चलते हैं। समुद्र तटों पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभूति होती है हमें। पुलिन पर नम बालू होती है, ठंडी पवनें चल रही होती हैं, समुद्री पक्षी वहाँ पर दिखाई देते हैं, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला ही प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरों के जल हमेशा गतिशील रहता है या गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे तरंगें चलती हैं, तो जैसे ज्वार भाटा उठता है, और जैसे धाराएं चलती हैं। 3 भागों में समुद्र का जल हमेशा गतिमान रहता है, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटे के रूप में, और नेक्स्ट आपका धाराओं के रूप में। डिटेल में हम ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, बॉक्स में आपके दी हुई है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले हमारे द्वारा तरंगों का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो तरंगे, समुद्र का जल ऊपर उठता है, नीचे उठता है, लहरें सी जो हमें दिखाई देती हैं, पानी लहरों के सहायता से चलता हुआ दिखाई देता है। इन तरंगों का मुख्य कारण जो होता है, समुद्र में चलने वाली पवनें होती हैं। समुद्र के ऊपर भी पवन, तो वायु तो हर जगह चल रही है, समुद्र पर भी चल रही है। यदि वायु की गति तेज होती है तो तरंगें अधिक तेजी से बढ़ती हैं, और वायु की गति कम होती है तो तरंगें धीमी गति से बहती हैं या चलती हैं। अब तरंगों के बारे में हम पढ़ते हैं। समुद्र तट पर गेंद को खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, वो लौटकर फिर से हमारे पास आ जाती है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद वापस तट पर लौटकर आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें ही तरंगें कहते हैं। ये लाइन नोट कर लेना और परिभाषा के रूप में तरंगों की लिख लेना। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। बच्चों, 2 बॉक्स साइड में आपके दिए हुए हैं। पहला बॉक्स में पढ़ रही हूँ आपके, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। और दूसरा बॉक्स दे रखा है सुनामी। सुनामी शब्द आपका सुना हुआ है, क्योंकि हमारे देश में भी सुनामी लहरों से हम परिचित हैं, जिसने बहुत तबाही मचाई थी हमारे साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर इसने बहुत तबाही मचाई थी। सुनामी शब्द जापान भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्य तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्य नष्ट हो जाते हैं। पोताश्य किसे कहते हैं बच्चों? बंदरगाहों को, जहाँ पर जहाज उतरते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं,
तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन के कारण, ये तीनों चीज़ें नोट कर लो बच्चों। मैंने जब आपको आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी की बताई थी, तो आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत आपको बताया था मैंने भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन, इन 3 शब्दों से परिचित कराया था। अब भूकंप तो क्या होता है? पृथ्वी का हिलना डोलना। और ज्वालामुखी क्या होता है? आंतरिक भाग से लावा का तेजी से निकलना। और भूसंकलन क्या होता है? चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना। जब ये तीनों क्रियाएं समुद्र के अंदर होती हैं, महासागरों के अंदर होती हैं, फिर से पढ़ रही हूँ लाइन, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार और जल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ जाती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 700 किलोमीटर किसे कहते हैं बच्चों? सोचो। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिण भारत का लास्ट पॉइंट है, जो हमारी सीमा को निर्धारित करता है। वो क्या हो गया था? इंदिरा पॉइंट डूब गया था। कल हमारे द्वारा इसमें सुनामी, पृथ्वी का तांडव, इसका अध्ययन किया जाएगा बच्चों। ओके, थैंक यू।